देश में अगर अदालतें ही कानून बनाएंगी तो फिर संसद में ताला लटका दो, देश में विधानसभाएं जो हैं राज्यों में वहां ताला लटका दो और सांसदों को घर बैठा दो। यह बयान जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दिया तो पूरे देश में हलचल पैदा हो गई है, पूरे देश में हंगामा मच गया है और एक नई बहस को जन्म भी दे दिया गया है। बहस ये, क्या वाकई में जो निशिकांत दुबे ने कहा वो सच है या ऐसा देश में कुछ होने वाला है? क्या वाकई में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो अब अधिकार होते हैं, जो ताकतें होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, उन्हें लेकर खींचतान चल रही है? क्योंकि यह मसला कोई नया नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की ताकतों पर या केंद्र सरकार की शक्तियों पर, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर ऐसी किसी बहस को जन्म दिया गया हो। इससे पहले भी जब सीजेआई चंद्रचूड़ थे, उन्हें लेकर भी कई ऐसे बयान सामने आए थे, उन्हें लेकर भी कई बार ऐसी टिप्पणी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट की ताकतों को लेकर, केंद्र के बीच जो टकराव को लेकर उसे भी कई बातें की गई थी। लेकिन इस बार मसला सिर्फ निशिकांत दुबे का नहीं है या किसी एक सांसद का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का है जिसे लेकर अब पूरा देश भी हैरान है। और यह मसला जुड़ा हुआ है वक्फ बाय यूजर। वो टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की है, अब लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पूरी मसले की कहानी बताएंगे, आखिर ये बात क्या है, क्यों निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा आरोप लगाया या उन्होंने ये टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देश में धार्मिक गृह युद्ध हो रहा है या होगा तो इसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा और चीफ जस्टिस होंगे। क्यों निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर अदालतें ही कानून बनाएंगी तो फिर संसद में ताला लटका दूं। पूरी इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है वक्फ संशोधन बिल से। जनता, लोकतंत्र, भारत, ये तीन जो शब्द हैं, इन्हें आप एक कतार में डालेंगे तो ये एक लिहाज से पूरे वाक्य बन जाएंगे, क्योंकि ये देश, भारत, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश जो होता है वहां जनता का हित जनता के लिए, जनता के द्वारा तय किया जाता है। संसद इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है और इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि बैठते हैं, या यूं कहें कि वहां जनता बैठती है। जनता तय करती है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें देश में कौन से कानून की जरूरत है, कौन से कानून की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो सांसद होते हैं, वो सांसद जब संसद में पहुंचते हैं तो उनके पीछे जो ताकत रहती है वो 3 लाख वोट की रहती है, 3 लाख जनता के मतों की रहती है या 4 लाख मतों की रहती है। तो जो सांसद बैठता है वो जनप्रतिनिधि कहलाता है, यानी कि वो 3 लाख लोगों का जो एक क्षेत्र होता है वहां से जाकर चुनकर देश की संसद में उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जनता क्या चाहती है वो उस पर जाकर मुहर लगाता है। कोई कानून पारित होता है तो जब कोई सांसद मुहर लगाता है तो यह माना जाता है और बहुमत से फैसला होता है कि भाई ज्यादा जनता क्या है, उसका क्या मानना है, ज्यादा जनता क्या चाहती है। और यही संसद है, यही लोकतंत्र की प्रणाली है जहां पर जनता का हित सर्वोपरि होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, संसद में एक कानून बनता है, कानून में यह तय किया जाता है कि हाँ, इसमें ये यहां पर खामियां थी, इसे दुरुस्त किया गया, अब इसे नए तरीके से एक संशोधन के जरिए फिर तैयार किया गया। लेकिन उसके बाद यह कानून पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट बताता है कि नहीं, जो संसद में तय किया गया है यह आपने कैसे तय कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब हैरानी होती है और तब यह बयान निकल कर आता है कि क्या अब देश की संसद में ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जनता की मर्जी, जनता का हित अगर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में तय नहीं करेंगे तो क्या कुछ संस्थाएं तय करेंगी? देखिए, भारत में लोकतंत्र में 4 बहुत अहम खंबे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि भाई जो लोकतंत्र है भारत का वो 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथा है स्वतंत्र प्रेस, जिसमें से 3 सबसे अहम है। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है। और इन तीनों के अपने अपने दायरे हैं, इन तीनों का अपना अपना सम्मान है, अपनी अपनी सर्वोच्चता है और ये तीनों कभी भी एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च मानी जाती है। न्यायपालिका के जो निर्णय रहते हैं, जो फैसले रहते हैं, वो व्यवस्थापिका भी मानती है, वो कार्यपालिका भी मानती है। कभी भी भारत में ऐसा टकराव नहीं देखा गया जो अब देखने के लिए मिल रहा है और इसकी वजह आप समझिए। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है वक्फ संशोधन
कानून से। हाल ही में संसद में वक्फ संशोधन कानून बना, बहुमत के साथ बना। तमाम सांसदों ने इसके लिए पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में मुहर लगाई। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की यही प्रणाली होती है। यहां पर कोई कानून अपने मर्जी से नहीं लाया जाता है, जनता के मशवरे पर लाया जाता है, जनता की मांग पर लाया जाता है। और जो जनता कहती है, जो उनके जनप्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं, उस पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है और बहुमत जिसमें ज्यादा निकल कर आती है वो कानून बनाए जाते हैं। ये आज की नहीं, ये वर्षों पुरानी प्रणाली है। ऐसे ही वक्फ संशोधन कानून लाया गया। इसमें जो संशोधन करने थे वो किए गए, लेकिन कानून जब बन गया, राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी, तो कहानी खड़ी हो गई। कहानी कहां पर खड़ी हो गई? कहानी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई। अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणी की है जो अपने आप में समझ में नहीं आ रही है, अपने आप में समझ से परे है। और जिसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है वक्फ बाय यूजर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। पहले पूरी कहानी आपको समझाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था और उसके बाद निशिकांत दुबे का यह बयान आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर बहस हुई, 2 दिनों तक ये बहस चली, सुनवाई चली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पूरी तरह से इस पर रोक तो नहीं लगाई कानून पर, लेकिन कुछ प्रावधानों पर जो आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने जताई है, जिस पर जवाब मांगा गया है। फिलहाल ये कहा गया कि जो वक्फ संशोधन कानून है, इसमें किसी तरह की नई नियुक्ति नहीं की जाएंगी, किसी तरह का डिनोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। अब ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा था। वक्फ बाय यूजर, इसे लेकर हर तरफ चर्चा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से और टिप्पणी भी की थी। अब वक्फ बाय यूजर क्या है, सबसे पहले इसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, क्योंकि कानूनी भाषा में कई बार समझ में नहीं आता है। वक्फ बाय यूजर है कि मैं एबीसी हिंदी के इस दफ्तर में बैठा हुआ हूं, ये मेरा दफ्तर है, मैं यहां पर कामकाज करता हूं, लेकिन अचानक यहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ने लगते हैं। ये नमाज पढ़ने का सिलसिला 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। अब मैं उनको नहीं रोक पाया, मैं किसी भी कारण से नहीं रोक पाया, मेरा ध्यान नहीं रहा या मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं यहां नहीं था, बहुत से कारण हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो वक्फ बोर्ड रहता है वो ये दावा करता है कि चूंकि यहां पर कुछ लोग सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, अब वक्फ बोर्ड कह सकता है कि इस जमीन पर ये 2 साल से नहीं, ये 200 साल से या 500 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर इस्लामिक जो धार्मिक गतिविधियां हैं उन्हें यहाँ पर अंजाम दिया जाता था, इसलिए ये जो जमीन है या ये जो संपत्ति है ये वक्फ बाय यूजर वक्फ बोर्ड की हो जाती है। इस पर जो मालिकाना हक है वो वक्फ बोर्ड का हो जाता है। अब ये संपत्ति किसकी है, इस संपत्ति का असली मालिक कौन है, इससे कोई भी लेना देना नहीं। अब जो प्रावधान थे पहले वक्फ बोर्ड में, उसमें तो ये था कि अगर अब आपकी संपत्ति है तो आप वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वहां लड़ेंगे। लेकिन अभी जो नया संशोधन कानून बना, जो नया संशोधन आया, इसमें यह कहा गया कि यह नहीं चलेगा। किसी भी संपत्ति पर वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान था उसे हटा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई अगर 200 सालों से किसी जमीन पर वो कोई वक्फ बाय यूजर की जमीन है और उस जमीन पर नमाज हो रही है, उसके कागज नहीं है, तो अब 200 साल पुरानी जमीन के कागज कहां से वक्फ बोर्ड ला कर दे? ये सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों से पूछा, सरकार से पूछा, क्योंकि ये तो सरकार का बिल है, इस पर चर्चा हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। अब जब ये टिप्पणी आई, इसके बाद दूसरी जो टिप्पणी आई वो ये आई कि जो वक्फ का बोर्ड है इस पर कोई आप गैर मुस्लिम को कैसे रख सकते हैं, आप किसी दूसरे धर्म के सदस्य को इस पे कैसे रख सकते हैं, ये भी पूछा गया। अब इस पूरे मसले पर निशिकांत दुबे ने क्या कहा? निशिकांत दुबे ने, एक तो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर, उन्होंने कहा कि भाई हमें एक बात समझ में नहीं आती है, जब 500 साल पुरानी राम मंदिर की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरा मसला था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि भाई कागज तो दिखाने होंगे, ये तो आपको साबित करना होगा कि यहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपको साबित करना होगा, और दूसरी तरफ वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई वक्फ की जो संपत्ति है, अब 200 साल पहले पुराने के कागज या 500 साल पुराने के कागज कहां से लाकर दिखाया जाए। ये दोहरा जो बयान है, ये जो दोहरा रवैया है सुप्रीम कोर्ट का, ये समझ से परे है, ये वकील साहब ने कहा, विष्णु शंकर जैन ने।
और दूसरा यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का बयान था, जो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, वो क्या थी कि भाई वक्फ के बोर्ड पर आप किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति को कैसे रख सकते हैं। और इस पर जो सरकार के वकील थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कि ये आप कैसे देख सकते हैं कि भाई अगर वहां पर हिंदू धर्म का व्यक्ति बैठेगा तो वो न्याय नहीं करेगा, क्योंकि भारत तो सेक्युलर देश है। जो संस्थाएं हैं, चाहे वो संसद हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी सेक्युलर है। यहां तो धर्म किसी का है ही नहीं, तो किसी सदस्य को उसके धर्म से क्यों देखना। सवाल ये उठ रहा है कि भाई अगर वक्फ की जो बोर्ड है, वक्फ के बोर्ड में अगर दो हिंदू बैठ जाएंगे तो आप ये क्यों देख रहे हैं कि अगर वक्फ के बोर्ड में कोई हिंदू व्यक्ति सदस्य बनता है तो वो न्याय नहीं करेगा। तो ये तो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि अगर सेक्युलर देश में अगर आप धर्म देखने लगेंगे, फिर तो आप ये भी देखिए कि प्रधानमंत्री अगर हिंदू है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति हिंदू है तो वो अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं करेगा। ऐसी भी बातें निकलकर सामने जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में तो यह भी बात हुई, वकीलों ने तो फिर यह भी कहा कि भाई आप भी तो वक्त पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम जो जजेस हैं वो हिंदू हैं, तो फिर ये क्यों ना सवाल उठ जाए। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं अवमानना के दायरे में आ जाती हैं, इसलिए हम हमेशा ये बातें कहीं ना कहीं दब जाती हैं, लेकिन सवाल नहीं दब पाते हैं। निशिकांत दुबे ने ये तमाम सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर आप एक काम कीजिए, ताला लगा दीजिए, देश की संसद में ताला लगा दीजिए। अब कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है, अनुमति मांगी जा रही है। अब ठीक राम मंदिर के फैसले पर जाते हैं। जब एआईएमआई के एम के मुखिया ओवैसी ने राम मंदिर का जो फैसला आया था उस पर उन्होंने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हूं। अब एक तरफ ओवैसी हैं जिन्होंने ये अगर कह दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो उनके खिलाफ तो कोई अवमानना का मामला नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है दैट इज एक्सेप्टेबल बट नॉट सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड नहीं है हम उस फैसले से। एक तरफ आप ये बातें करते हैं, तो भाई अगर निशिकांत दुबे को लगता है कि ये बातें ठीक नहीं है तो उनके बयान को इतना ज्यादा न्यायपालिका के खिलाफ क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि ये देश तो फिर स्वतंत्रता देता है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त चर्चाओं में आ गए हैं और अब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कब तक जो संसद से पास कानून आते हैं। अब एक चीज और आई है इसमें, विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भाई जब हम हाल ही में कई मामलों को लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिलहाल पहला कदम आपका नहीं होना चाहिए, पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में आप वहां पर याचिका लगाइए, अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मामले में सुनवाई शुरू कर दी। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, लेकिन ये तमाम बातें अब जनता के बीच में भी आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा है, लेकिन जिस लिहाज की टिप्पणी आ रही है उन टिप्पणियों से हर कोई हैरान हो रहा है और यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच एक संघर्ष की शुरुआत है। चर्चाएं ये भी आ रही कि भाई जब हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज हैं यशवंत, और उनके घर में जब करोड़ों नोट पाए गए थे, ये तमाम मामला निकलकर सामने आया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति बैठा दी, जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो सवाल ये भी उठाया गया, जगदीप धनखड़ साहब ने ये सवाल उठाया कि भाई इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है। राष्ट्रपति के आदेश को लेकर भी चर्चा हो रही है, जो तमिलनाडु के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसमें उन्होंने कहा कि भाई किसी भी बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर जवाब देना होगा। जगदीप धनखड़ ने यह आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई आप आर्टिकल 142 के जो अधिकार हैं उनका आप इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पीछे आप समझिए कि राष्ट्रपति के पीछे जो ताकत होती है वो जनता की होती है। राष्ट्रपति को चुनने वाले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। यहां तक कि एमएलसी राष्ट्रपति को नहीं चुनते, एमएलए राष्ट्रपति को चुनते हैं, एमपीस राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत होती है किसी को फांसी के फंदे पर लटकाने की, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट सकता है, उसको फांसी की सजा माफ कर सकता है। यह है राष्ट्रपति का ओहदा। लेकिन हाल ही में जिस लिहाज से
सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा फैसला आया था, फिर वक्फ पर लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं फिलहाल एक संघर्ष जैसी स्थिति बना दी है। और अब इसमें कई चर्चाएं चलने लगी है, कॉलेजियम को लेकर भी चर्चा होने लगी है कि भाई जब कॉलेजियम की बात आती है तब तो सुप्रीम कोर्ट और तमाम जजेस सरकार से एकदम इतर सोचने लगते हैं। जब ये बात आती है तो तब सुप्रीम कोर्ट ये दुहाई देने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भाई कॉलेजियम सिस्टम को आप नहीं अलग कर सकते। तो ये तमाम बातें हैं निशिकांत दुबे पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया है। जाहिर सी बात है भाजपा को ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि सत्तारूढ़ है और भाजपा कहीं से ये दिखाना नहीं चाहेगी कि भाई संघर्ष है, देश के संस्थानों के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष है। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां कहीं ना कहीं लोकतंत्र में थोड़ा सा न्यायपालिका की लेकर या व्यवस्थापिका को लेकर संघर्ष वाली स्थिति तो बता ही देती हैं। और ये भी बताने के लिए कहीं ना कहीं आगे आती हैं ऐसी टिप्पणियां कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जो सर्वमान्य होता है, यहाँ पर लोग होते हैं, यहाँ पर जनता होती है और जो जनता के निर्णय होते हैं वो संसद में आते हैं। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं लोग चर्चा में ला रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी पूरी सुनवाई वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और ये पूरा जो बयान आया है निशिकांत दुबे का, जो पूरा मसला आया है, ये उसी से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिलहाल देखना होगा आगे कि क्या निशिकांत दुबे अपने बयान पर अड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, या फिर वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही अपने बयान से पलड़ा झाड़ लेंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ